consider a thin square sheet of side L and thickness T made of a material of resistivity rho। आप एक थिन स्क्वायर शीट को कंसिडर करो जिसकी लेंथ जो है, साइड लेंथ, वो L दी हुई है और उस सीट की, पतली सी सीट की थिकनेस जो है वो T दी हुई है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो सीट जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेसिस्टिविटी रो है। द रेसिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेज शोन बाय द शेडेड एरियाज इन द फिगर इज। तो हमें बताना है कि इस फिगर में जो ये शेडेड एरिया है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों अपोजिट फेस जो है, इनके बीच में कितना जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो इन ऑप्शंस में से किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं आपको उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया मेरा डायग्राम। अब देखो आप, ये जो पार्ट है ये लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है वो भी L होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ L है और ये मेटल नहीं, जो भी मटेरियल है, वो जो सीट है वो स्क्वायर सीट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, L। अब हमें इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप इसको इस एंगल से देख लो, आप इस तरीके से एज्यूम करो कि देख रहे हो इसको। ये मैंने आँख बनाने की कोशिश की है, आप समझ लो। आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक ये दिखेगा जिसकी लेंथ क्या है, L है, और ये थिकनेस क्या है, ये T है। अब आप क्या करो, ये जो है वो वन डायमेंशनल में है, मीन्स टू डायमेंशनल में है, और ये जो पार्ट है ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सटेंड हो रहा होगा पीछे तक, लेंथ L तक। अब हमको इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तभी तो ये ऑप्शंस हम चेक कर पाएंगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो अब आप आगे क्या कर लो, इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। आप गौर करो, रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। यहाँ पे ये जो L है वो यही कैपिटल L है, और ये A जो है A, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप इस नज़रिए से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी L इंटू ये वाला लेंथ, और ये लेंथ आपको पता है T है। तो एरिया हमें पता चल गया कैपिटल L इंटू T, और ये जो लेंथ है इस शीट का वो भी पता है L। रेसिस्टिविटी मटेरियल का रो दिया हुआ है, तो फाइनली हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया, रो इंटू L बाई L इंटू T। अब क्या होगा कि ये L और ये L कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा हमारा रो बाई T। यानी कि हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कहाँ कहाँ के बीच में, इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में। अब हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या केवल रो पे डिपेंड कर रहा है और T पे डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी गलत है क्योंकि T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेसिस्टेंस। तीसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ L, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस का टर्म आया उसमें L कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ T, ये गलत है क्योंकि T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा ये वैल्यू रेसिस्टेंस का आ रहा है, तो हमारा केवल सी ऑप्शन सही है। Hi everyone, so we are given with the question which says the effective resistance between P and Q of the electrical circuit shown in figure is. So we need to calculate the effective resistance between the point P and Q. So let's try to analyze the given circuit. As we can see, this point, this point and this point will have the same potential because there is no element being present in between these 3 points.
All right, so what we can do over here is we can just redraw this figure as this resistance will be shifted toward this side, and what I am doing is shifting this resistance towards this side. All right, so this connection will be lost over here. So this is the circuit, how the circuit will look after this connection is joined, because all the 3 points are having the same potentials. So now from here we can see, let's suppose that this is our resistance 1, resistance 2, this is resistance 3 and resistance 4. Alright, so we can check now if R1 by R2 is equals to R3 by R4. So we can say the circuit, this circuit will be balanced, and there will be no role of this resistance will be considered. Alright, so let's check. So from here we can see R1 is R, so we can say R by R, and that is equals to R by R. So this implies that this part of the circuit is balanced. So we can say circuit is balanced, and under balanced condition this resistance can be neglected. So uh, what uh, what we are going to get from here is this resistance will be R, and this resistance will come in series with this R, and here this resistance will be R, and this will come in series with this resistance, and these are connected with a resistance that is given above, and here it is our point Q, and here it is our point P. Alright, so let's put the values, that is R, 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 R and R. So if we try to draw the equivalent circuit now, so we can get, after further simplifying this, these two resistance are in series, so they will get added, and this two resistance also will get added up. So what we are going to get is, so we are drawing it over here itself. So here it is our one resistance R, here it is point Q, here it is point P, and here the resistance R, and here we can draw this resistance will be this, both the resistance, that is R plus R, so we will write it as 2R over here, and again this two resistance will be in series, so we will again add them up, so this will again be 2R, and here it is the point Q. Alright, so from here we can see this two resistance, three of the resistance are in parallel, so again we will simplify it further. So let's keep this resistance as it is, and here it can be written as, since this 2R resistance and 2R resistance are in parallel, so we can write their equivalent can be written as 4R square by 4R, and that is nothing but R. Alright, so we can see here it is R and here it is R, both are in parallel, so we can write the equivalent resistance between P and Q. Since both are in parallel, so again we will write R equivalent will be R square by 2R, and that is nothing but R by 2. So this is the answer to this question, that is the effective resistance between point P and Q is R by 2. So I hope you have understood the concept well, and thank you for watching. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross-section. The quantity or quantities constant along the length of the conductor is or are. तो इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेटेलिक कंडक्टर गिवन है जिससे एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है. नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मेटेलिक कंडक्टर है, तो हम मेटेलिक कंडक्टर को कुछ इस तरह का अज्यूम कर सकते हैं. ये नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, लेट अस सपोज इसकी लेंथ हमारे पास L है. लेट अस सपोज इसकी लेंथ L है. इससे एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है स्टेडी. स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी मतलब यही होता है कांस्टेंट है. स्टेडी का मतलब और कुछ नहीं है, मतलब I इज कांस्टेंट. तो I कांस्टेंट है.
अब हमें बताना है कौन कौन सी क्वांटिटीज लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अलोंग कांस्टेंट होगी। तीन क्वांटिटीज हमें गिवन है क्वेश्चन में, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। चार ऑप्शन से देख सकते हैं हम, यही तीन क्वांटिटीज है जिनके बारे में बताना है। तो ये तीनों चीजें हैं। करंट तो हमने अभी कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस कंडक्टर के लिए कैसे लिख सकते हैं? लेट अस सपोज कि इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, L लेंथ का कंडक्टर है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? E इक्वल्स टू V बाय L। अब V हमें ओम्स लॉ से पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो ये हो जाएगा I R बाय L। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का हमें पता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रो एल बाय ए होता है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में हमारे पास E बचेगा आई रो बाय ए। अब I तो हमारा कांस्टेंट है, रो भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। तो A क्या होता है? A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमें बता रखा है, नॉन यूनिफॉर्म है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो गई। अब लास्ट क्वांटिटी क्या बचती है हमारे पास? ड्रिफ्ट स्पीड। वो क्या होती है? वो होती है VD इज इक्वल टू I बाय NEA। I तो कांस्टेंट है, N क्या है? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी एक मेटल के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। E क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से वेरिएबल हो जाएगा। तो VD भी क्या हो जाएगी? इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, वो भी वेरिएबल हो जाएगी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी बची? कांस्टेंट क्वांटिटी खाली करंट बची। ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेरिएबल हो गई हैं। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करंट ओनली। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। वाई स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाई स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रेसिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जेड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन ए कंडक्टिंग सॉलिड, एक कंडक्टिंग सॉलिड में यानी कि कंडक्टर में अल्टीमेटली द रेट ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो रेट ऑफ कॉलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं उस कंडक्टर में, उनके बीच में जो रेट ऑफ कोलिजन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये जेड स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इन वाई और जेड में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और इन ऑप्शंस में से चेक करना है क्या सही है, ठीक है। अब वाई स्टेटमेंट और जेड स्टेटमेंट दोनों सही है, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी ही होती है। सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ घटती है। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर में बढ़ाने से हम लोग रेसिस्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़, सेमीकंडक्टर में जब रेसिस्टिविटी घटती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती होगी, ऑब्वियस सी बात है। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी ही है। वाई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जेड स्टेटमेंट में आते हैं।
ये कहता है कि कंडक्टिंग सॉलिड में यानी कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कोलिजन होता है उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है उनमें एनर्जी आ जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली सारे आयंस और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है, तो उनका मोशन काफ़ी ज़्यादा रेंडमाइज हो जाता है और इसलिए ये रेट ऑफ कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है कि अब ऑप्शन में से हम लोग देख लेते हैं, y इज़ ट्रू बट z इज़ फॉल्स, ये गलत है। वैसे ही y इज़ फॉल्स बट z इज़ ट्रू, ये भी गलत है। बोथ y एंड z आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों का दोनों हमारा सही है। y इज़ ट्रू एंड z इज़ द करेक्ट रीजन फॉर y सही है और कह रहा है कि जो z स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला वो y के लिए करेक्ट रीजन है। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, क्योंकि ये जो z स्टेटमेंट है वो सेमीकंडक्टर का जिक्र ही नहीं करता है, ये तो कंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है और ये स्टेटमेंट y जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो z जो है वो अल्टीमेटली y को एक्सप्लेन नहीं करता है, या फिर इसका y का करेक्ट होने का रीज़न ये नहीं है, z नहीं है। इसलिए हमारा केवल सी ऑप्शन सही है। मैंने अभी जो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था उसको मैं लिख के बता देता हूँ। ये सेमी के लिए है, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे क्या कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर होती है और जो कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और यही चीज़ उल्टा हो जाता है कंडक्टर्स के केस में। ये क्या हो जाता है, रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है और सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पीस ऑफ कॉपर दे रखा है और अनदर पीस है वो है जर्मेनियम का। ठीक है, दोनों को हम क्या काम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दोनों का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ देम इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ईच ऑफ देम डिक्रीजेस, कॉपर इज इंक्रीजेस एंड जर्मेनियम डिक्रीजेस। कॉपर डिक्रीजेस, जर्मेनियम डिक्रीजेस। तो देखो कॉपर क्या है हमारा, कॉपर हमारा एक क्या है, मेटल है, और जर्मेनियम हमारा क्या है, वो एक सेमीकंडक्टर है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, उसको कूल डाउन कर रहे हैं। तो देखो मेटल के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेटल के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेसिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। लेकिन किसी मेटल में या फिर किसी कंडक्टर में वो आपका होता क्या है, हिंड्रेंस आपकी बढ़ जाती है, तो चार्ज जो फ्लो होता है वो इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो टेम्परेचर घटाने पे रेसिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कॉपर की घटेगी और जर्मेनियम की रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो कॉपर की घटेगी मतलब डिक्रीज करेगी और जर्मेनियम की इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा।